नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के रेवाड़ी से लोकसभा चुनाव में 400 पार की हुंकार और विकसित भारत के लिए विकसित हरियाणा की गारंटी के साथ पीएम मोदी ने हरियाणा को सौंपी विकास की कई परियोजनाएं। विकास केंद्रित राजनीति की कसौटी पर कांग्रेस पर हुए हमलावर और कहा, कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देश की आधे से अधिक आबादी को दशकों तक छोटी छोटी जरूरतों से दूर रखने का है, तरसाने का है। हरियाणा में कनेक्टिविटी से लेकर जन सुविधाओं तक के विकास पर होगी विशेष मेहमानों से चर्चा। बताएंगे संदेश खाली घटना पर ममता सरकार आलोचनाओं के घेरे में है। साथ ही देखेंगे क्या है एजेंडे में। बीजेपी के कल से होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन में होंगी देश दुनिया और खेल की बाकी खबरें। मैं हूं ऋतु वर्मा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अभी तक की सुर्खियों के साथ। पीएम मोदी ने हरियाणा को दी करीब 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। गुरुग्राम मेट्रो और एम्स रेवाड़ी समेत कई प्रोजेक्ट की शुरुआत। कहा, विकसित भारत बनाने के लिए हरियाणा का विकसित होना बहुत जरूरी। फिर दिया अब की बार 400 पार, एनडीए सरकार का नारा। रेवाड़ी में विरोधियों पर जमकर बरसे पीएम मोदी। परिवारवाद, घोटालों, आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने को बताया कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड। कहा, मैं जब से पीएम बना कांग्रेस कर रही मेरे खिलाफ साजिश, लेकिन जनता मेरे साथ। लेकिन जनता में पीएम मोदी ने राजस्थान के लिए 17,000 करोड़ रुपए से अधिक के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, राजस्थान की डबल इंजन की सरकार तेज गति से कर रही है विकास के काम। कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, उसका एकमात्र एजेंडा उन्हें गाली देने का। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली की घटना पर सियासत गर्म। पुलिस ने बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम के साथ ही कांग्रेस के दल को घटनास्थल पर जाने से रोका। बीजेपी ने कहा, सच से डरी है ममता सरकार। बीजेपी के दल ने राज्यपाल से मिलकर की कार्रवाई की मांग। मायावती ने भी राज्य सरकार पर उठाए सवाल। संदेश खाली पर अनुसूचित जाति आयोग ने ममता सरकार को किया घटघरे में खड़ा। कहा, पश्चिम बंगाल में हालात अब ऐसे कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। पुलिस प्रशासन के रवैये पर भी उठाए सवाल। बेअसर साबित हुआ किसान संगठनों की ओर से बुलाया गया भारत बंद, लेकिन प्रदर्शन की वजह से दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में लोगों को भारी दिक्कतें। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, 10 सालों में मोदी सरकार ने किसानों के हित में लिए हैं हर जरूरी फैसले। सरकार सदैव हर स्तर पर वार्ता के लिए उपलब्ध। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी वीणा की बड़ी मुश्किलें। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने वीणा के स्वामित्व वाली कंपनी के खिलाफ जांच को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज। बीजेपी ने कहा, मोदी सरकार पर झूठा आरोप लगाने के लिए केरल के लोगों से माफी मांगे वीणा। राजकोट टेस्ट में भारत की पहले पारी में 445 रनों के जवाब में इंग्लैंड ने बनाए 2 विकेट के नुकसान पर 207 रन। आर अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में पूरे किए 500 विकेट। हरियाणा के रेवाड़ी में एम्स, गुरुग्राम मेट्रो, कई रेल लाइनों और नई ट्रेनों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लगभग 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हरियाणा को सौंपी हैं। पीएम मोदी की गारंटी की कसौटी और गारंटी के पूरा होने की गारंटी के साथ ही पीएम ने कहा कि एम्स का शिलान्यास हुआ है तो मेरी गारंटी है कि लोकार्पण भी हम ही करेंगे। रेवाड़ी से ही पीएम मोदी ने 400 के पार की हुंकार भी लगाई और हरियाणा के विकास की अनदेखी और एक परिवार के मुंह में फंसी कांग्रेस को जमकर घेरा। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार।
लोकतंत्र में सीटों का महत्व तो है ही, लेकिन मेरे लिए उसके साथ साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद ये मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। अब मुझे आने वाले सालों में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के लिए आपके आशीर्वाद चाहिए। रेवाड़ी में 9,750 करोड़ रुपयों से अधिक की परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा में सरकार की उन तमाम प्रयासों को सामने रखा जो बीते 10 सालों के दौरान विकसित भारत का रोड मैप तैयार कर रही हैं। किसान, महिला, युवा और गरीब वंचितों का सशक्तिकरण की बात हो या सैनिकों के OROP देने की सफल कोशिश। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो वो सिर्फ एक परिवार तक ही सीमित है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ एक परिवार के हित को देश और देशवासियों के हित से ऊपर रखने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड इतिहास के सबसे बड़े घोटालों का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सेना और सैनिक दोनों को कमजोर करने का है। ये बातें याद रखनी जरूरी है, क्योंकि आज भी कांग्रेस की टीम वही है, नेता वही है, नीयत वही है और उन सब की निष्ठा एक ही परिवार के लिए है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच सिर्फ सत्ता हासिल करने तक ही है। जनता से भाजपा के पक्ष में अपील करने के साथ उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस का कुशासन है और दूसरी तरफ भाजपा का सुशासन। एक परिवार के मोह में फंसी कांग्रेस, हरियाणा में वही हाल है। आज अपने इतिहास के सबसे दयनीय दौर से गुजर रही है। इनके नेता से अपना एक स्टार्टअप नहीं संभल रहा। ये लोग देश संभालने का सपना देख रहे हैं। आज कांग्रेस की हालत देखिए। कांग्रेस के पुराने नेता एक एक करके इनको छोड़कर जा रहे हैं। जिन्होंने कभी इनके साथ आने का इरादा किया था, वो भी इनसे भाग रहे हैं। आज स्थिति ये है कि कांग्रेस के पास अपने कार्यकर्ता तक नहीं बचे हैं। जहां कांग्रेस सरकार में है, वहां इनसे अपनी सरकारें भी नहीं संभल रही है। हरियाणा में बढ़ती स्वास्थ्य सेवाओं की प्रधानमंत्री ने सराहना की। उन्होंने देश के 22वें एम्स का शिलान्यास किया। ये 1600 करोड़ रुपयों की लागत से बनकर तैयार होगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि मौजूदा केंद्र सरकार ने बीते 10 सालों में देश को 15 नए एम्स दिए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला भी रखी। ये 5,500 करोड़ रुपयों की लागत से बनेगी। ये करीब 28 किलोमीटर लंबी लाइन होगी। साथ ही कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में नवनिर्मित अनुभव केंद्र का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने किया। ये स्वदेश दर्शन योजना के तहत 240 करोड़ रुपयों से तैयार हुई है। इसके अलावा रेलवे की 2,500 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।
रेवाड़ी की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां हरियाणा के चहुमुखी विकास की तारीफ की, वहीं पर कांग्रेस पर चुटकी लेने से भी बाज नहीं आए और यह याद भी दिलाया कि 2013 में जब प्रधानमंत्री पद के वे उम्मीदवार बने तो उनकी पहली यात्रा रेवाड़ी में ही हुई थी और रेवाड़ी से उनका नाता रिश्ता बहुत ही पुराना है। कैमरामैन शारदा के साथ रेवाड़ी हरियाणा से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। तो हरियाणा की विकास यात्रा और राजनीति दोनों पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने राजस्थान में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सभी परियोजनाएं सड़क, रेलवे, सौर ऊर्जा, विद्युत ट्रांसमिशन, पेयजल तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की है। आज राजस्थान के विकास के लिए करीब 17,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट रेल, रोड, सौर ऊर्जा, पानी और एलपीजी जैसे विकास कार्यक्रमों से जुड़े हैं। ये परियोजनाएं राजस्थान के हजारों युवाओं को रोजगार देने वाली हैं। आज जिन सड़कों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, उनसे कोटा, उदयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। यही नहीं, इन सड़कों से हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली से कनेक्टिविटी भी सशक्त होगी। आज भी यहां रेलवे के विद्युतीकरण से लेकर मरम्मत तक के अनेक प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हुआ है। बांदीकुई से आगरा फोर्ट रेलवे लाइन के दोहरीकरण का काम पूरा होने के बाद मेहदीपुर, बालाजी और आगरा आना जाना और आसान हो जाएगा। जयपुर में खातीपुरा स्टेशन के शुरू होने से अब ज्यादा ट्रेनें चल पाएगी। इसमें यात्रियों को बहुत सुविधा होगी। आज यहां एक सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण और 2 प्लांट्स का शिलान्यास हुआ है। इन प्रोजेक्ट से बिजली तो मिलेगी ही, हजारों नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। और पीएम ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा उन्हें गाली देने का है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि वो दूरगामी सोच के साथ सकारात्मक नीतियां नहीं बना सकती। जब मोदी आपको दी गई ऐसी गारंटियां पूरी करती है तो कुछ लोगों की नींद उड़ जाती है। आप कांग्रेस की स्थिति देख रहे हैं। आपने हाल में ही कांग्रेस को सबक सिखाया है, लेकिन ये मानते ही नहीं। आज भी इनका एक ही एजेंडा है, मोदी को गाली दो। जो भी मोदी को जितनी ज्यादा गाली दे सकता है, उसे कांग्रेस उतना ही जोर से गले लगाती है। ये विकसित भारत का नाम तक नहीं लेते, क्योंकि मोदी इसके लिए काम कर रहा है। ये मेड इन इंडिया से बचते हैं, क्योंकि मोदी से बढ़ावा देता है। ये वोकल फॉर लोकल नहीं बोलते, क्योंकि मोदी इसके लिए आग्रह करता है। जब भारत 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बनता है तो पूरे देश को खुशी होती है, लेकिन कांग्रेस के लोगों को खुशी नहीं होती।
और आज का हमारा विशेष भी इसी पर आधारित है कि विकसित हरियाणा है मोदी की गारंटी। विकास आधारित राजनीति की लगातार बात करते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस पर बात करने के लिए दो विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल केतकर, एडिटर ऑर्गेनाइजर, अरुण यादव, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। अरुण जी, सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे, दक्षिणी हरियाणा में है रेवाड़ी, और रेवाड़ी में आज एम्स का शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री ने बहुत साफ ये कहा कि मोदी की गारंटी ये कहती है कि शिलान्यास हम करेंगे तो लोकार्पण भी हम करेंगे। लेकिन हम जानते हैं रेवाड़ी और तमाम दक्षिण हरियाणा वो एक तरह से इलाका है जो किसी समय पिछड़ा माना जाता था। क्योंकि आप हरियाणा से ही हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस 10 साल में डबल इंजन की सरकार और अगर हम पिछले 3 साल की तुलना करें हरियाणा के विकास की, तो आप किस तरह से देखते हैं आज के हरियाणा को? देखिए, दक्षिण हरियाणा के लिए जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एम्स का जो यहाँ पे शिलान्यास किया है, ये एक बहुत बड़ी उन्होंने एक कार्य किया है दक्षिण हरियाणा के लिए, और एक बहुत लंबे समय से मांग थी। और पुरानी सरकारों में दक्षिण हरियाणा को एक तरीके से बड़ी उपेक्षा की नजर से देखा जाता था। दक्षिण हरियाणा के लोग वो लोग हैं जो मेहनती लोग हैं और वो पूरी निष्ठा से हरियाणा के लिए कार्य करते थे। लेकिन पुरानी कांग्रेस की जो सरकारें थी वो दक्षिण हरियाणा को एक सोमनाथ के मंदिर की तरह ट्रीट करती थी, और यहां का सारा पैसा, तकरीबन आपको मैं बताता हूं, दक्षिण हरियाणा के अंदर जो रेवेन्यू जनरेशन है, तकरीबन 66% पूरे हरियाणा का रेवेन्यू दक्षिण हरियाणा से आता है। लेकिन पुराने मुख्यमंत्री, पुराने जो लोग होते थे, वो अपने क्षेत्र में यहां का सारा रेवेन्यू ले जाते थे और दक्षिण हरियाणा को कुछ भी नहीं देते थे। लेकिन बीते 10 सालों के अंदर जो प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में जो दक्षिण हरियाणा के लिए कार्य हुए हैं, वो आज आप देख पा रहे हैं। 2013 के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में जब वो पूर्व सैनिक रैली उन्होंने रेवाड़ी में ही संबोधित किया था, तब उन्होंने पूर्व सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन की घोषणा की थी। और पूरे देश ने देखा है, पूरे सैनिकों ने देखा है कि किस तरीके से वो लागू की गई है। और आज नरेंद्र मोदी जी ने जो ये एम्स की, हम जैसे लोगों के लिए ये सपना है कि एम्स हमारे इलाके में आ रहा है। नहीं तो कोई भी दुर्घटना हो जाती थी परिवार में या कोई भी बीमारी हो जाती थी तो हम लोगों को या तो जयपुर जाना पड़ता था या दिल्ली में आना पड़ता था। लेकिन आज जब हमारे ही इलाके में ये चीज बनने जा रही है, तो मोदी जी का जो रेवाड़ी के प्रति और दक्षिण हरियाणा के प्रति जो उनका एक प्रेम है, वो दिखाता है। लोग पूरे दक्षिण हरियाणा के उनके इस कदम से बड़े गदगद हैं और फूले नहीं समा रहे। जी, प्रफुल्ल केतकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल केतकर जी, जहां एक तरफ कनेक्टिविटी, विकास, आधारभूत सुविधाओं के लिए रेवाड़ी का आज प्रधानमंत्री का दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, 1 रैंक 1 पेंशन से लेकर आज एम्स तक और इसके आगे का भविष्य में जो बदलाव होने जा रहा है हरियाणा में, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए बहुत जरूरी है विकसित हरियाणा। लेकिन रेवाड़ी का अपना राजनीतिक महत्व भी है, प्रधानमंत्री ने उसका भी जिक्र करा। यहीं से प्रधानमंत्री ने हुंकार 2024 की दे दी है, 400 के पार, और कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी होनी है, यानी कि राष्ट्रीय अधिवेशन होना है। तो संदेश बहुत साफ दिया है प्रधानमंत्री ने रेवाड़ी से एक बार फिर 2013 के बाद। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि विकास की परियोजनाएं, मोदी की गारंटी और भारत का वैश्विक मंच पर एक तरह से नई तरह का पोजीशनिंग, इन 3 क्रिटिकल मुझे लगता है कि एक तरह से चुनावी घोषणा पत्र के 3 प्रमुख हाइलाइटर्स मोदी जी ने निश्चित कर दिए हैं। और इसमें जो एक मूलभूत अप्रोच में अंतर है, अरुण जी ने उसका उल्लेख किया, लेकिन मैं और भी थोड़ा सा इसमें स्पष्ट करना चाहूंगा कि देखिए, रोहतक का एरिया, तो रोहतक के एरिया में हुआ विकास, या गुड़गांव में जहां पे स्टेक्स थे पहले के, तो हम कभी भी, मुझे ये लगता है कि विकास के अप्रोच में यदि आप पीसमील अप्रोच लेते हो और इंटीग्रल अप्रोच नहीं है, तो
तब आप कुछ जगह पर कुछ बड़ी बड़ी इमारतें तो खड़ी कर देते हो, लेकिन वो विकास के जो फ्रूट्स है वो नीचे तक परकोलेट नहीं होते हैं। अब ये एम्स बनना, ये भारत का 22वां एम्स का शिलान्यास है। रेलवे में 3000 करोड़ तक की प्रावधान हरियाणा के लिए होना, हरियाणा के लिए देखिए आप, जब यदि एक मेन लाइन जो है जो पानीपत होते हुए जाती है वो छोड़ दी जाए तो बाकी हरियाणा में रेल की कनेक्टिविटी ये बहुत बड़ा इशू है। हाईवे के प्रोजेक्ट्स हरियाणा में बहुत महत्वपूर्ण विकास हुआ है। लेकिन जिस पॉलिटिकल मैसेजिंग की आप बात कर रही थी, आप देखेंगे जब वन रैंक वन पेंशन की घोषणा हो और वहां पे पूर्व सैनिकों का सम्मेलन हो, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, उसकी भी शुरुआत हरियाणा से हुई थी और हरियाणा ने उसका एक तरीके से टर्न अराउंड, यदि स्टोरी भारत में कोई है तो वो मुझे लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि स्त्री पुरुष जो रेशो था वो हरियाणा में बहुत स्क्यूड था उससे पहले, और हम अब बिल्कुल अंतर देखते हैं, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, एक टर्न अराउंड जैसे हम देख सकते हैं। और उसका मेन कारण ये है कि ये जो विकास का जो अप्रोच है वो सरकार पर निर्भर करने का नहीं है, बल्कि वो एक तरह से समाज के अलग अलग घटकों को, अलग अलग प्रदेशों को आत्मनिर्भर बनाने का भी है। जैसे हरियाणा सरकार की एक योजना है स्कूल के लेवल पर, और जहां पे अंतर ज्यादा है और इलाका पिछड़ा हुआ है वहां पे स्कूल बस या फ्री ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, मुझे लगता है एक और ये दिखाता है कि आप यदि रीजन स्पेसिफिक, समाज घटक स्पेसिफिक अप्रोच लेते हैं। बिल्कुल, एक लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही हरियाणा में प्रफुल्ल जी, और जिसका जिक्र आपने भी किया, अरुण जी ने जहां विकास की बात की तो आपने बहुत साफ कहा कि विकास हरियाणा में रोहतक और गुरुग्राम तक ही सीमित रह गया था, यानी कि तमाम वो ऐसे जिले जहां विकास की उस यात्रा को पहुंचना चाहिए था आम आदमी के जीवन को और बेहतर बनाने के लिए, वो नहीं पहुंचा है। हालांकि प्रफुल्ल जी, आपने, प्रधानमंत्री ने 400 पार की बात की, आपने ये भी कह दिया कि इसी मन से उन्होंने 3 मुख्य बातें घोषणा पत्र की भी कह दी हैं। अरुण जी, एक्सप्रेसवे, और हम जानते हैं कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली दौसा लालसोट के पहले चरण का उद्घाटन हो चुका है, और देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जो है वो हरियाणा के गुरुग्राम, पलवल और नूह जिलों से होकर गुजर रहा है। ऐसे में क्या आपको लगता है कनेक्टिविटी को भी लेकर पिछली सरकारों में वो रुचि शायद नहीं थी? जहां तक कि कनेक्टिविटी, अगर हम रोहतक की तरफ से जाएं हरियाणा में तो वहां तक तो सड़कें काफी बेहतर दिखती थी शुरू में, लेकिन उसके आगे फिर हरियाणा के अन्य जिले उससे कटे हुए रहते थे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और आपने जो ये बात बोली कि विकास सिर्फ रोहतक और गुरुग्राम में ही दिखता था, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं, पहले विकास गुरुग्राम में भी नहीं दिखता था। गुरुग्राम को सोमनाथ का मंदिर की तरह लोग ट्रीट करते थे, और यहाँ का पैसा पूर्व मुख्यमंत्री लूट के अपने क्षेत्रों में ले जाते थे। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, आज आप देख रहे हैं गुरुग्राम के चारों ओर कितने बड़े बड़े फ्लाईओवर बने हैं, कितने बड़े बड़े अंडरपास बने हैं, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे घर के बिल्कुल सामने से ही सोना एलिवेटेड हाईवे जाता है जो सीधे बॉम्बे में जाके कनेक्ट होगा। तो ये जो सड़कों की कनेक्टिविटी भी जो हुई है, और जैसे प्रफुल्ल जी ने भी कहा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जो नीति है वो सबके लिए एक जैसे विकास की नीति है, वो क्षेत्रवाद की नीति नहीं है। वो क्षेत्रवाद में ही विकास होगा उसकी नीति नहीं है। और मैं इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और हमारे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी की सरकार ने, खासकर रेवाड़ी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, नारनौल, जो ये क्षेत्र, इसको अहिरवाल का क्षेत्र भी कहा जाता है, वो जो किया है वो यहाँ के बच्चों को बिना खर्ची और बिना पर्ची के जो नौकरी देने का जो कार्य किया है वो भी एक बहुत ही अद्भुत कार्य है, जिसके लिए पूरे इलाके में दोनों केंद्र और प्रदेश सरकार की वाहवाही हो रही है। और रही बात कनेक्टिविटी की, तो आज पूरे गुड़गांव में जब आप घूमेंगे तो आपको ऐसा एहसास होगा
कि आप सिंगापुर में हैं और पूरे के पूरे जो कनेक्टिविटी का जो मॉडल है आज गुरुग्राम और पूरा अहिरवाल बन रहा है और पूरा देश उसको देख रहा है। प्रफुल्ल जी, प्रधानमंत्री ने एक तरह से बेहद बड़े हमले करे हैं कांग्रेस पे, जहां उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के ट्रैक रिकॉर्ड को गिनाया ही कि बड़े घोटालों की सरकार रही है। वहीं उन्होंने आतंकवाद की, अलगाववाद की बात की है, लेकिन बहुत साफ उन्होंने कहा है कि किस तरह से कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है सेना और सैनिक दोनों को कमजोर करने का भी। और हम जानते हैं रेवाड़ी और हरियाणा की भूमि सैनिकों की भूमि है। जी बिल्कुल, मतलब हरियाणा में तो और खास करके रेवाड़ी क्षेत्र में तो ऐसा कहा जाता है कि शायद ही कोई परिवार हो जिसमें से कोई ना कोई सेना में ना हो। लेकिन हम यदि पूरी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की बात करते हैं और बिल्कुल ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो आप देखिए, चाहे 370 पर सारा डिबेट हो, चाहे नॉर्थ वर्सेस साउथ का हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के इश्यूज को लेकर हो, चीन के साथ जब गलवान का ये चल रहा है तब कांग्रेस की भूमिका हो, तो एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते सरकार पर प्रश्न खड़े करना है, सरकार को प्रश्न पूछना विपक्ष की जरूर ये होती है। लेकिन किस तरह की भूमिका वो लेते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और मुझे इसीलिए लगता है कि जो आज एक तरह से पॉलिटिकल एक तरह से क्वेश्चनिंग जो प्रधानमंत्री जी ने की है कि कब तक आप नकारात्मक राजनीति केवल मोदी व्यक्तिगत रूप से ही नहीं बल्कि जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते रहे हैं कि विकास केंद्रित राजनीति की जरूरत है और चुनाव में भी इसी विकास के पैमाने पर ही कसौटी पे सरकारों को उतरना चाहिए कि किस सरकार ने कितना काम किया। आज का दिन हरियाणा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तमाम उन योजनाओं के लिहाज से भी, और साथ ही साथ आने वाले समय में विकसित भारत में विकसित हरियाणा की यात्रा भी जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी आपका भी, प्रफुल्ल जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरे विषय में। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। न्यूज नाइट में आगे होंगी कुछ और खबरें, देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ले घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लंबेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प विकसित भारत। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मोदी सरकार की गारंटी, सभी को मिल रही हैं सस्ती एवं अच्छी दवाएं, वो भी कम से कम 75% कम कीमतों पर। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत रोजगार के अवसर की भी गारंटी। केंद्र संचालकों को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.janaushadhi.gov.in पर आमंत्रित हैं।
संदेश खाली की घटना के बाद बीजेपी विधायकों और ममता सरकार के बीच टकराव जारी है। बीजेपी की 6 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम को शुक्रवार को संदेश खाली का दौरा करना था, लेकिन टीम को घटनास्थल से 30 किलोमीटर पहले ही रामपुर में रोक दिया गया। 6 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली की घटना के बाद सियासी माहौल बेहद गर्म है। संदेश खाली के हालात कितने खराब हैं, इसका अंदाजा इन 2 तस्वीरों से मिलता है कि कैसे न केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस के दल को भी पुलिस ने संदेश खाली जाने से रोक दिया। बीजेपी की 6 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम को शुक्रवार को संदेश खाली का दौरा करना था, लेकिन टीम को घटनास्थल से 30 किलोमीटर पहले ही रामपुर में रोक दिया गया। सदस्यों के अनुसार उनके साथ धक्का मुक्की की गई। टीम में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, प्रतिमा भौमिक, बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल, कविता पाटीदार, संगीता यादव और बृजलाल शामिल हैं। टीम के सदस्यों ने कहा कि पुलिस अपराधियों और गुंडों को संरक्षण दे रही है और बीजेपी को वहां जाने से रोक रही है। बाद में संदेश खाली हिंसा पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस से मिलने के लिए बीजेपी प्रतिनिधिमंडल कोलकाता के राजभवन पहुंचा और उनसे कार्रवाई की मांग की। संदेश खाली में जिस तरह से महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, वहाँ के नई बहुओं के साथ जो अत्याचार हुआ है टीएमसी के गुंडों के द्वारा, पुलिस के द्वारा, उसको हम उजागर भी करना चाहते हैं और उस बेटी बहू को न्याय मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा उनके साथ है और अंतिम क्षण तक कानूनी लड़ाई लड़के कानूनी तरीके से ही हम जरूर जाएंगे और उसे न्याय दिलाएंगे। कि हम फिजिकली वापस जा रहे हैं, मेंटली हम यहाँ से वापस नहीं जा रहे। यहाँ पे हमारी राष्ट्रीय सभापति जी जो दायित्व हम लोगों को दिया है और जो पीड़िता है, आपके सामने वीडियो कॉलिंग से उन लोगों से बात की है, उन लोगों ने रो रो के न्याय के गुहार लगा रहे और वहाँ पे मारपीट कर रहे हैं। क्यों? उन लोगों ने हम लोगों को साथ बात किए है, उसको मार रहे हैं। लाइव आप लोगों ने देखा है, इसी से पता चलता है क्यों हम लोगों को अंदर घुसने नहीं दिया। ये ममता दीदी की तानाशाही है। यहाँ पर 2 केंद्रीय मंत्री हैं और 4 सांसद और हैं, 5 इसमें महिला हैं और उसके बाद इस तरह का जो हम लोगों को रोका जा रहा है, ये केवल जो यहाँ पर अत्याचार हो रहा है, तानाशाही है ममता दीदी की, वो चाह रही हैं हम लोग इसको ना देखें। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद अधीर रंजन चौधरी भी घटनास्थल पर जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। अधीर रंजन इसके खिलाफ रामपुर में धरने पर बैठे। रामपुर में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल की सुरक्षा बलों से झड़प हुई। बंगाल में जो दुर्नीति चलता है, दुर्गति चलती है, देखिए आप लोग, और कुछ नहीं। हम लोग यहाँ आए थे सिर्फ लोगों से मुलाकात करने के लिए, वो भी हमें करने नहीं देते। पता नहीं ये देश आज सारे सूबे में कोई लोकतंत्र की कोई कुछ नहीं बचे है। तमाम और राजनीतिक दलों ने भी घटना की निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग की है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने भी संदेश खाली में जारी हिंसा पर चिंता जताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मायावती ने एक्स पर लिखा कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हाल ही में महिला उत्पीड़न आदि की उजागर हुई घटनाओं को लेकर वहां जारी तनाव व हिंसा अति चिंतनीय। राज्य सरकार इस मामले में निष्पक्ष होकर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे ताकि ऐसी घटनाओं की आगे यहाँ पुनरावृत्ति ना हो सके। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि संदेश खाली में जो अत्याचार हुआ है, इसके लिए टीएमसी सरकार जिम्मेदार है। बीजेपी के तमाम नेता भी इस मामले में ममता सरकार पर हमला बोल रहे हैं। बीजेपी युवा मोर्चा भी इस मामले में लगातार प्रदर्शन कर रहा है। दिल्ली के जो घटना घटी है उसके लिए ममता बनर्जी की सरकार जिम्मेदार है। सरकार ने वहाँ ध्यान देने की आवश्यकता थी, पुलिस प्रशासन ने वहाँ एक्टिव रहने की आवश्यकता थी, लेकिन वहाँ जो अत्याचार हुए हैं ये दर्दनाक है, बहुत बड़ी गंभीर घटना घटी है। उसको आरएसएस से जोड़ना ठीक नहीं है। प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, ये सारे लोग चुप क्यों हैं? वो नहीं जाएंगे, वो नहीं बोलेंगे। महिला उत्पीड़न को भी क्या राज्यों के और गठबंधन के हिसाब से देखा जाएगा क्या? आज कोई वीडियो नहीं बना रहा है सुप्रिया श्रीनेत और इनके अन्य प्रवक्ता? क्यों चुप हो चुके हैं सब कोई? ये इसलिए चुप हुए हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि संदेश खाली में जो हुआ है वो तालिबानी मानसिकता और चरित्र अर्थात टीएमसी का परिचय है। उधर अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष अरुण हल्दर ने भी घटना के लिए राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। एससी आयोग ने संदेश खाली का दौरा कर एक रिपोर्ट बनाई। हालांकि पुलिस ने उन्हें पीड़ितों से मिलने ही नहीं दिया। जैसे तैसे परिवार वालों से टीम के सदस्य मिल सके। आयोग का कहना है कि पश्चिम बंगाल में हालात अब ऐसे हो गए हैं कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए।
कल जब संदेश के लिए हम लोग पहुंच गए थे, उधर में एक टेरर परिवेश तैयार किया है। वो शाहजहान मोल्ला एंड गैंग वो पूरा मिलके ऐसा एक भयानक वातावरण तैयार किया है। लोग कुछ बोलने के लिए ही साहस नहीं है, सामने आने के बोलने से ही वो लोग डर रहे हैं। वो लोग एक ही चीज बोल रहे हैं, जब आप इधर से चला जाओगे तब तो हमारे ऊपर दोबारा ये लोग हमला करेगा, हम कैसे बता सकता है। तब भी उन लोग हम लोगों को आश्वासन किया है, जहाँ भी हम लोग है पूरा टीम हमारे इधर रहेगा, आप चिंता मत करो। बहुत आश्वासन देने के बाद 2-4 लोगों ने मुंह खुला है, उन्होंने बोला है ऐसा ऐसा घटना हम लोग को हुआ है। दरअसल संदेश खाली क्षेत्र की कई महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर जमीन हड़पने और उनका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। महिलाएं टीएमसी नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। मुझे ये लगता है कि जिस तरह से जो गुंडागर्दी यहाँ पर शाहजहां जो है और उसके लोग कर रहे हैं, हमारी जो बेटियां हैं, बहनें हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं, कहीं वो खुल ना जाए, इस बात के डर से जो है ममता ने यहाँ पर या पुलिस लगा के रखी है ताकि हम लोग वहाँ पर ना जा सके। পার্টির লোকেরা আগে এসে দেখে যাবে যে কোন বাড়ির বউটা দেখতে সুন্দর, কে কম বয়সী, এইবার তার ঘুমকি চলে আসবে, তোমার বাড়ির বউ তুমি ছেড়ে দাও, তুমি স্বামী হতে পারো কিন্তু তোমার কোনো অধিকার নেই, মানে নিয়ে চলে যাবে রাতের পর রাত, একদিনের জন্য না, যতক্ষণ তাদের নাম মন পড়বে ততক্ষণ তোমার কিন্তু রেহাই নেই। নিয়ে গিয়ে ওই রাখতো পার্টি অফিসে, তারপরে ভোরের বেলায় ছেড়ে দিত। इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी संदेश खाली का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने इस मामले पर गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें उन्होंने पुलिस पर संदेश खाली में उपद्रवी तत्वों के साथ मिले होने का आरोप लगाया है। कोलकाता से प्रसेनजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अरे रे, सावधानी हटी तो जेब कट। मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड। तो डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी। पर पैसे तो गए। नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करनी पड़ेगी भरपाई। और सुनिए, समय से जो की शिकायत मिलेंगे आपको रिफंड सही सलामत। अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी वीणा विजयन को झटका देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु स्थित एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कंपनी के खिलाफ गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय की जांच को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की पीठ ने वीणा विजयन की कंपनी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय वर्तमान में वीणा विजयन के खिलाफ सीएमआरएल भुगतान मामले की जांच कर रहा है। वहीं कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने आरोप लगाया है कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि वीणा विजयन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया क्योंकि उनके पास ये साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं था कि सौदा वैध था। उन्होंने वीणा विजयन से केरल के लोगों से माफी मांगने को कहा है। The chief minister's daughter takes a bribe of 1.75 crores. She is unable to produce any documents for what purpose this money was taken, and approaches the court, asking the court to
put a brake on the investigation that is happening. The court says the investigation can go on. So this clearly brings out the fact that the corrupt can't raise the bogey of harassment of the central agencies and escape. So किसानों के विरोध के कारण दिल्ली की सीमाओं से सटे इलाकों में लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यातायात व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। व्यापारियों को इस विरोध प्रदर्शन की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ा है। लोगों का कहना है ये किसानों का नहीं बल्कि राजनीति से प्रेरित आंदोलन है। किसानों का एमएसपी और दूसरी मांगों को लेकर चल रहा आंदोलन समाज के कई दूसरे वर्गों पर भारी पड़ने लगा है। किसान आंदोलन के कारण यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर और शंभू बॉर्डर समेत अन्य प्रमुख स्थानों पर भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। दिल्ली की ओर आने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक जाम की वजह से लोग समय पर ऑफिस और गंतव्य स्थानों पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। सीमा पर पुलिस की बैरिकेडिंग के बाद पेट्रोल पंप, दुकानदारों का धंधा लगभग ठप पड़ गया है। बॉर्डर पर आवाजाही प्रभावित होने से मजदूरों के लिए रोजगार संकट पैदा हो गया है। किसान संगठनों के भारत बंद के आह्वान के साथ टिकरी बॉर्डर पर बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों के अभिभावक भी परेशान नजर आए। अभिभावकों का कहना है कि डर का माहौल है, इसलिए वो अपने बच्चों को साथ लेकर आए हैं। जाम में फंसे होने के कारण ट्रक ड्राइवर भी परेशान हैं, क्योंकि उन्हें माल की आपूर्ति सही समय पर नहीं होने का भय सता रहा है। ये टायर चलेगा तो हम लोग को पैसा मिलेगा, वैसा तो पैसा देने वाला सरकार भी नहीं है। हम लोग को बहुत परेशानी है। गाड़ी लोड है मेरी, कल से रात को बंद कर दी गाड़ी मेरी यहाँ। डर का माहौल है, इसीलिए बच्चे को लेके आना पड़ा, ड्यूटी छोड़ के आना पड़ा। बहुत जाम का समस्या है यहाँ पर और आने में दिक्कत हो रही है। बसें यहाँ तक नहीं आ पा रही, जैसा आप देख सकते हैं। हरियाणा के अंबाला में किसान आंदोलन की आड़ में उपद्रवियों द्वारा शंभू बैरियर पर उत्पात मचाया जा रहा है। उपद्रवी पुलिस पर बार बार पत्थरबाजी कर रहे हैं। पुलिस के 18 और पैरामिलिट्री के 7 जवानों सहित कुल 25 जवान घायल हुए हैं। वहीं हरियाणा के सोनीपत जिले के साफियाबाद गांव में स्थानीय किसानों ने कहा कि किसान के नाम पर उपद्रवी प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों को बहुत दिक्कतें भी हो रही हैं। किसानों के इस आंदोलन को पूरी तरह राजनीति से प्रेरित करार दिया। किसानों ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई किसान सम्मान निधि का लाभ उन्हें मिला है और खाद, बीज और सिंचाई का पूरा फायदा मिल रहा है। जो भी ये इन्होंने एजेंडा बना रखा है, ये इतना एमएसपी का नहीं है, ये सबसे ज्यादा राजनीति से प्रभावित है। जिस तरह का बवाल कर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं, देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये किसान की वर्ती नहीं होती। किसान तो हमेशा ही शांति प्रिय रहा है। किसान को ऐसी सुविधा दे दी है, खेतों में सोलर लगा के, ट्यूबवेल लगा के बिजली के कनेक्शन करवा दिए, वह किसान को कोई दिक्कत ना हो। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर किसानों के प्रदर्शन पर कहा है कि खाद पानी, एमएसपी पर खरीद, बैंकों से ऋण से लेकर मुआवजे तक पर जितना काम मोदी सरकार ने किया है उतना किसी ने नहीं किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रदर्शनकारी किसान हिंसा तोड़फोड़ नहीं करेंगे। कांग्रेस की सरकार राज्य में थी तब दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री होने के नाते कहते थे कि पंजाब भी एमएसपी लागू क्यों नहीं करता। भगवंत मान जी भी उस समय बड़े बड़े सवाल खड़ा करते थे, लेकिन आज वो स्वयं मुख्यमंत्री, उनकी अपनी सरकारें हैं, तो क्या उसका जवाब वो देंगे? और दूसरा, कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, उनको अपने यहाँ पर कानून व्यवस्था बनानी है। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रदर्शनकारी भी कोई हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ नहीं करेंगे और राज्य की सरकार भी आंदोलन शांतिपूर्वक होगा तो वैसे ही व्यवहार करना चाहिए। वहीं शुक्रवार को दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी में किसान यूनियनों द्वारा ग्रामीण भारत बंद का कोई असर नहीं देखने को मिला। रोज की तरह से सब्जियां और फलों की आपूर्ति पर बंद का कोई असर नहीं देखने को मिला, जबकि सिंघू बॉर्डर से 3 किलोमीटर दूर नरेला के बाजार खुले थे। सब्जी मंडी में लोग खरीदारी करते दिखाई दिए। ये खाली वो राजनीति हो रही है, आंदोलन कुछ नहीं हो रहा। कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ लोगों ने बदनाम कर रखा, कुछ नहीं सरकार को, गवर्नमेंट को। ये असर तो कोई दिखाई नहीं दिया इसका। सभी गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, ट्रक भी आ रहे हैं, लोग काम भी कर रहे हैं। किसान के रूप में जो भाई वहाँ बैठे हैं, आज तक उनकी कोई मनोदशा स्पष्ट नहीं हुई है कि हम क्या चाहते हैं। अप्रैल में इलेक्शन है, उसको
भ्रमित करने के लिए लोगों को ध्यान इधर कर दे, सारी राजनीति को वो उन्होंने अलग कर रखा है। इसलिए ये पूरा हमारा मंडी जो है, सब्जी मंडी सब खरीद रहे हैं, माल आ रहे हैं। इससे पहले गुरुवार को देर रात तक चली बैठक और ये तय हुआ कि अगले दौर की वार्ता में बातचीत फिर आगे बढ़ेगी। इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय शामिल हुए। केंद्र सरकार और किसानों के बीच अब चौथे दौर की बातचीत रविवार को शाम 6 बजे चंडीगढ़ में होगी। इससे पहले 8 और 12 फरवरी को किसानों और सरकार के बीच बातचीत हुई थी, जिसमें किसानों ने अपनी मांगों से पीछे हटने से इनकार कर दिया था। वहीं सरकार का कहना था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हड़बड़ी में कोई कानून नहीं बनाना चाहती। दरअसल 10 साल में मोदी सरकार के दौरान गेहूं और धान की एमएसपी पर खरीद के जरिए किसानों को 18 लाख करोड़ रुपए मिले। आंकड़ों की माने तो 2014 से पहले के दशक के मुकाबले किसानों को एमएसपी खरीद पर अधिक फायदा हुआ है। ऐसे में जानकार एमएसपी की मांग को पूरी तरह राजनीतिक करार दे रहे हैं। निशांत राय, धीरज सिंह और उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। कुछ महीने पहले मेरे दोस्त की हेल्थ अचानक खराब हुई और कुछ दिनों में ही उसकी डेथ हो गई। उसने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था। मैंने पॉलिसी बाजार को कांटेक्ट किया। उनकी टीम ने क्लेम दिलाने में उसकी पेरेंट्स की पूरी हेल्प की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। नमस्कार। सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है। पर कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 फरवरी से हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। एक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स दे घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लंबेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट, SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं पार्टी के लिए 370 सीट जीतने और एनडीए गठबंधन के लिए 400 से अधिक सीट जीतने का लक्ष्य तय कर दिया है। उसी लक्ष्य को फलीभूत करने के लिए बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन 17 और 18 फरवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। लोकसभा चुनाव से जुड़ी चुनौतियों और मोदी सरकार की उपलब्धियों पर होगा फोकस। लोकसभा चुनाव में पार्टी को 370 और एनडीए को 400 सीटों के पार ले जाने के लक्ष्य के साथ बीजेपी अपने अभियान को लगातार तेज कर रही है। शनिवार और रविवार को बीजेपी अपना राष्ट्रीय अधिवेशन करने जा रही है। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में इस 2 दिवसीय अधिवेशन के समापन पर पीएम मोदी का संबोधन होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में भी शामिल होंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्घाटन भाषण होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी पदाधिकारियों की बैठक में भी रहेंगे और वो समापन करेंगे। ये राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री जी का जो कंक्लूडिंग आह्वान होता है वो बहुत प्रेरणादायी होता है और पूरा देश भर के कार्यकर्ताओं के लिए एक नजीर बनती है उनकी टिप्पणी, उनका भाषण। तो हम सभी बहुत उत्साह के साथ उनके उस भाषण की प्रतीक्षा करेंगे।
बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में 2 प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। अधिवेशन में बीजेपी के देश भर से 11,500 कार्यकर्ता शामिल होंगे, जिसमें पार्टी के सभी सांसद, विधायक, राष्ट्रीय और राज्य के प्रमुख पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष शामिल हैं। बैठक स्थल पर पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार की 10 वर्ष की उपलब्धियों पर प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका शुक्रवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उद्घाटन किया। 17 तारीख को फर्स्ट हाफ में पदाधिकारियों की बैठक होगी और 3 बजे झंडोत्तोलन होगा और उसके बाद ये 18 तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें 2 प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। आगामी चुनाव पर विस्तार से चर्चा होगी। विस्तारकों की बैठक होगी अलग से और विकसित भारत का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसका एक उसमें प्रदर्शनी भी लगेगी कि देश भर से लोग आएंगे। बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन ऐसे समय में हो रहा है जब पार्टी आत्मविश्वास से भरपूर नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के ऐलान में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में बीजेपी की रणनीति के लिहाज से यह अधिवेशन बेहद अहम है। विक्रमजीत सिंह के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मोदी सरकार की गारंटी, सभी को मिल रही हैं सस्ती एवं अच्छी दवाएं, वो भी कम से कम 75% कम कीमतों पर। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत रोजगार के अवसर की भी गारंटी। केंद्र संचालकों को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.janaushadhi.gov.in पर आमंत्रित हैं। और अब बात क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 207 रन बना लिए हैं। जैक क्राउली और बेन डकेट ने इंग्लैंड को अच्छी शुरुआत देते हुए पहले विकेट के लिए 89 रन जोड़े। क्रॉली 15 रन बनाकर अश्विन की गेंद पर आउट हुए। इसके साथ ही अश्विन ने टेस्ट में अपने 500 विकेट पूरे किए। पीएम मोदी ने अश्विन को इस असाधारण सफलता पर बधाई दी है। इससे पहले भारत की पहली पारी 445 रन पर समाप्त हुई। आज कुलदीप यादव 4 रन बनाकर एंडरसन का शिकार बने।
वहीं रविंद्र जडेजा 112 रन पर जो रूट की गेंद पर कॉटन बोल्ड हुए। हालांकि इसके बाद ध्रुव जुरेल और रविंद्रचंद्रन अश्विन के बीच 77 रन की साझेदारी देखने को मिली, जिसने भारत का स्कोर 400 के पार पहुंचा दिया। आर अश्विन को 37 के स्कोर पर रेहान अहमद ने आउट किया। और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही, लेकिन आपको छोड़े जा रहे हैं देश की कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। झारखंड में चंपई सोरेन की कैबिनेट विस्तार के क्रम में 8 मंत्रियों ने शपथ ली। राजभवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए बनाई गई गायकवाड़ समिति की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष सुनील शुक्रे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को रिपोर्ट सौंपी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस रिपोर्ट को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। 20 तारीख को इस संदर्भ में विशेष अधिवेशन बुलाया गया है, जिसमें चर्चा की जाएगी। उत्तर प्रदेश में एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने मुजफ्फरनगर के खालापार में 4 जिंदा टाइम बम के साथ जावेद नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी बम की सप्लाई करने के लिए इमराना नाम की एक महिला के संपर्क में था। इमराना मूल रूप से शामली की रहने वाली है और वर्तमान में मुजफ्फरनगर के खालापार में रह रही है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने मार्च में वीर लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। इस प्रतिमा का अनावरण जोरहाट में मार्च के पहले सप्ताह में किया जाएगा। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए।